एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट क्रांति जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे सोशल मीडिया फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। बात करेंगे सबसे पहले हम लोग राफेल एयरक्राफ्ट की। आपको पता है कि इजिप्ट ने 2015 में 24 राफेल खरीदने का फैसला किया था। उनको ये राफेल डिलीवर भी हो चुके हैं। अब फिर से इजिप्ट ने फ्रांस को 30 राफेल का कॉन्ट्रैक्ट देने का फैसला कर दिया है और ये जल्द ही साइन भी हो जाएगा। आज या कल में ये साइन होने वाला था और ये कहा जा रहा है कि लगभग 4.3 बिलियन डॉलर में ये डील हो रही है। इस डील की जो प्राइसिंग है वो आउट नहीं हुई है, पर कुछ वेबसाइट के मुताबिक इतने ही डॉलर में ये डील हो रही है। हम जानते हैं कि स्टॉकहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक सऊदी अरेबिया, भारत के बाद कोई इंपोर्टर, आम इंपोर्टर सबसे बड़ा आता है तो वो इजिप्ट आता है। इजिप्ट इससे पहले यूएस से बहुत ज्यादा सामान खरीदता था, पर अब वो उससे शिफ्ट हो रहा है और रशिया, फ्रांस और जर्मनी की तरफ देख रहा है और उसमें ये एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट माना जा सकता है। इस प्रकार से अब इजिप्ट के पास 54 राफेल एयरक्राफ्ट हो गए हैं और अगर भारत के साथ इनकी तुलना की जाए, भारत के पास केवल 36 राफेल जब पूरे डिलीवर हो जाएंगे तो भारत जैसी बड़ी एयरफोर्स के पास 36 ही राफेल होना और इजिप्ट के पास 54 राफेल होना, ये बहुत बड़े अंतर को दिखाता है कि हम डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने के मामले में कितना कंजूसी करते हैं। कंजूसी इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं मॉडर्नाइजेशन के लिए। आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि राफेल एयरक्राफ्ट होने से ही नहीं होता है और भी एयरक्राफ्ट हमारे पास हैं, पर क्या मिग 21 को आप अभी के समय का एयरक्राफ्ट गिनेंगे या मिग 29 को अभी के समय का एयरक्राफ्ट गिनेंगे? ये सब रिटायर होने वाले एयरक्राफ्ट हैं जिनको हम केवल काम चला रहे हैं। अगर हमें विश्व पर राज करना है, दुश्मनों के दिलों में दहशत दिखानी है, तो हमारे पास अच्छे एयरक्राफ्ट होने ही चाहिए। अगर वो घर के बने हुए एयरक्राफ्ट हों तो बहुत ही बेहतर है, पर अगर फ्रांस से आए हुए राफेल भी हों तो भी हम उससे चीन से टक्कर तो एटलीस्ट ले ही सकते। चीन की बात चली है तो एलएसी पे चीन के डिप्लॉयमेंट के बारे में थोड़ी सी और अपडेट ले लेते हैं। 10 महीनों से उनकी जो 2 डिवीजन है, जो कि डिवीजन 4 और 6 के नाम से जानी जाती हैं, वो डिप्लॉय थी। हमें पता है कि किसी भी देश के द्वारा कहीं पे अगर आर्मी का डिप्लॉयमेंट होता है तो उसको रेगुलर अंतराल में चेंज करने की आवश्यकता होती है, उनको रीसफल करने की आवश्यकता होती है। कुछ इसी प्रकार की सफलिंग में चीन के द्वारा अब उनके 8 और 11 डिवीजन को पोस्ट कर दिया गया है एलएसी पर। इनका फॉर्मेशन भी कुछ पिछली डिवीजन की ही तरह है और इससे हमारी आर्मी और हमारे जानकार 2 तरह के निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि चीनियों को भी सफलिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो ये कोई निष्कर्ष नहीं हुआ, चीनियों को भी सफलिंग की आवश्यकता पड़ती है, बिल्कुल पड़ेगी। इसके अलावा उनका यह भी निष्कर्ष है कि अभी चीन पीछे हटने वाला नहीं है और वो लंबे समय के लिए आया। ये निष्कर्ष थोड़ा सा अच्छा लगता है और ये इसके मायने भी हैं। ये आपको पता होगा कि पिछले साल जब इस प्रकार का स्टैंड ऑफ चला था तो वो एक एक्सरसाइज कर रहे थे, अपनी समर एक्सरसाइज, स्प्रिंग एक्सरसाइज कर रहे थे। उसके बाद जाके वो अक्साई चीन के इलाके में या भारत के एलएसी से जुड़े इलाकों में डिप्लॉय हो गए, आगे आके डिप्लॉय हो गए, जिससे कि इस प्रकार के स्टैंड ऑफ को जन्म मिला। अभी इस प्रकार की रिसफलिंग से ये पता चलता है कि चीन पीछे हटने वाला नहीं है और इसकी जो प्लानिंग थी उसने उसी समय की एक्सरसाइज से की हुई थी और अब जाके उसको अंजाम वो दे रहा है। इसमें एक और चीज बात है कि ये जो डिवीजन है, जो रिसफलिंग हो रही है, वो पैंगोंगसो के इलाके में भी हो रही है, जहां पे 60 से 70 किलोमीटर में पीछे में चीनी सैनिक डिप्लॉय हैं, क्योंकि वहां पर डिसएंगेजमेंट हो चुका है और वहां पर भी रिसफलिंग हो रही है। यानी कि किसी भी तरह से चीन उस इलाके को छोड़ने को तैयार नहीं है। उसके अंदर भी ये डर है या वो ये सोच रहा होगा कि भारत कभी भी चढ़ाई कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, इसलिए वो ऐसे इलाकों में भी जहां पर डिसएंगेजमेंट हो गया है वहां पर भी कोई चांस नहीं लेना चाह रहा है और पीछे के इलाकों में अपने जो सैनिक हैं उनको लगातार चेंज कर रहा है। अब बात कर लेते हैं भारत पाकिस्तान सीज फायर वायलेशन की। आपको पता है कि 25 फरवरी 2021 में डीजीएमओ लेवल की मीटिंग हुई और ये डिसाइड हो गया अचानक से कि सीज फायर होगा और 2003 का जो एग्रीमेंट है उसको अप्लाई किया जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर का एग्रीमेंट ये है। तो अब 1-2 दिन पहले एक घटना हो गई जिसमें कि बीएसएफ के हमारे जवानों पर फायरिंग की गई पाकिस्तानी रेंजर की तरफ से और फिर हमारे बीएसएफ के जवानों ने उसका रिप्लाई किया, यानी कि यहाँ पे सीज फायर वायलेशन हो गया। इसका जो हमारी मीडिया में खबर आई थी कि वो ये पाकिस्तान की तरफ से इस प्रकार का
अनप्रोवोक फायरिंग की गई थी। अब उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री ये कह रही है कि भारत की तरफ से ये सब चीजें किए गए। उनका यह कहना है कि चारवा सेक्टर पे, जो कि पाकिस्तान के इलाके में है, वहां उस इलाके को, उस सेक्टर को क्रॉस कर रही थी भारत की बीएसएफ, और इस क्रॉसिंग में हमने उनको विसल बजा के और अलग अलग तरीके से आगाह किया, पर भारत की तरफ से मोर्टार की फायरिंग होने लगी, स्मॉल आर्म्स की फायरिंग होने लगी और बम भी फेंके गए। अब इस प्रकार का आरोप भारत पे पाकिस्तान लगा रहा है। फॉरेन मिनिस्ट्री के उनका यह भी कहना है कि इंडियन मीडिया में ये चलाया जा रहा है कि पाकिस्तानियों ने इस प्रकार का सीज फायर वायलेशन किया है, जबकि इंडियंस ने इस प्रकार का सीज फायर वायलेशन किया है। अब यहां पर आप समझिए बात को कि सीज फायर तो हो गया, कुछ लोग ऐसे होते हैं, हर जगह में कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे भारत पाकिस्तान में दोनों ही आर्मी के बीच में ये कोशिश की जा रही है कि फायरिंग ना हो, दोनों तरफ के लोग ना मारे जाएं। अब यहाँ पर कुछ लोग होते हैं कि इस अग्रीमेंट को गड़बड़ करना है, ये जो समझौता हो रहा है इसको गड़बड़ करना है। इसमें उनकी आर्मी भी शामिल हो सकती है, आर्मी के कुछ लोग भी शामिल हो सकते हैं, चीन की साजिश भी हो सकती है, ताकि एक बार जब वायलेशन हो जाए तो लगातार फिर से वही स्थिति बन जाए जो कि भारत पाकिस्तान की सीमा पर पहले से थी। पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री का यह कहना है कि बीएसएफ के ऑफिशियल्स और पाकिस्तानी रेंजर के ऑफिशियल्स इस चारवा सेक्टर पे आकर मिले और आपस में जितनी भी भ्रांतियां हैं उसको दूर करें, जिससे कि इस प्रकार के सीज फायर वायलेशन आगे ना हो, जो कि डीजीएमओ मीटिंग में डिस्कस हुए थे। तो एक अच्छी बात है, आपस में मिल लेना चाहिए और इस प्रकार की फायरिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से दोनों ही तरफ के सैनिकों की हानि होती है। पाकिस्तानी सैनिकों की हानि हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जब भारतीय सैनिकों की हानि होती है तो काफी दुख होता है। और यदि इस प्रकार के सीज फायर से हमारे लोगों की जान बच रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। बात करते हैं फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम की, जो कि फ्रांस, स्पेन और जर्मनी मिलकर बना रहे हैं। ये एक एयरक्राफ्ट बना रहे हैं जिसको 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट के नाम से भी आप मान सकते हैं। इसको बनाने के पीछे ये मंशा है कि फ्रांस अपने रफाल जो भी इस्तेमाल कर रहा है उसको 2040 तक पूरी तरह से वो रिप्लेस कर देगा। इसके अलावा जर्मनी और स्पेन अपने यूरोफाइटर टाइपून को रिप्लेस करना चाहते हैं। इसके लिए उनके बीच में कोलैबोरेशन भी बन गया, पर अप्रैल अंत में उन्हें डिसाइड करना था कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो किसकी होगी, कितनी होगी और कितने परसेंटेज उसमें होगी। इसमें जो इंजन से रिलेटेड प्रॉपर्टी है वो भी है, और इससे जो डिजाइन, एयरक्राफ्ट को डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग है उससे भी रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात की गई है। इस एयरक्राफ्ट के डिजाइन में जो कोलैबोरेशन है वो डसॉल्ट एविएशन का है, एयरबस का है और इंदिरा का है। डसॉल्ट आप जानते हैं कि फ्रांस की है, एयरबस आप जानते हैं कि जर्मन बेस्ड कंपनी है, इसके अलावा इंदिरा जो कि स्पेनिश बेस्ड कंपनी है। इन तीनों ही देशों के जो कंपनीज हैं वो इसके डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में भाग ले रही हैं। अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि अगले हफ्ते तक इसको सुलझा लिया जाएगा और इससे पहले जर्मनी की पार्लियामेंट में इस चीज को पास कराया जाएगा कि कितनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जर्मनी के हिस्से में आनी चाहिए, और जब पार्लियामेंट इस पर अपना निर्णय सुना देगी तब जाके इसको उस मीटिंग में रखा जाएगा जिसमें कि ये सारी चीजें डिस्कस होने वाली हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे बात अटकी हुई है इस 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंध कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।